सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से तरक्की करता हुआ ये प्रोग्राम है जो अब पूरे दुनिया में छाता जा रहा है, और लोग कहते हैं कि अगर कोई नुमाइंदा प्रोग्राम है जो पाकिस्तानियों की पहचान कराता है और पाकिस्तानियों की आवाज़ है तो वो है सफ़ीर पाकिस्तान, और इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि 30 साल से मुसलसल लगातार हर पल हर लम्हा आपके साथ साथ है। नाज़रीन, हमारे ब्यूरोज़ बहुत मुतहरिक हैं, खुसूसन हमारा वाशिंगटन DC का ब्यूरो, जिसमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती और डॉक्टर रिजवान मलिक जो कि बहुत तंदही से मेहनत से काम कर रहे हैं वाशिंगटन DC में, और मुख्तलिफ़ पर्सनालिटी से मुलाकात करते हैं और आप तक प्रोग्राम लाते हैं। आज भी एक नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम वो लेकर आए हैं, और मैं डेफिनेटली सलाम करता हूँ डॉक्टर शबाना मुफ्ती को और डॉक्टर रिजवान मलिक को कि वो इतनी मेहनत से सफ़ीर पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं वाशिंगटन DC में। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज वो किन शख्सियात को आपसे मुतारिफ़ करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम पसंद करेंगे। सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट 30 अप्रैल को NIM विंडम होटल में होने करार पाई है, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम है, सकाफती प्रोग्राम है, और टॉप पर्सनालिटीज़ कमिंग फ्राम ऑल ओवर अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुबई एंड पाकिस्तान। You're going to meet some amazing people in my award night. सफ़ीर पाकिस्तान की ये 11वीं अवार्ड नाइट है। आप सोच लें, लगातार मुसलसल हर पल आपके साथ लम्हा बा लम्हा सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आइए देखते हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती और डॉक्टर रिजवान मलिक की ये खुसूसी रिपोर्ट वाशिंगटन DC से। सफ़ीर पाकिस्तान की 11वीं अवार्ड नाइट की तकरीब की भरपूर तैयारियां, आला पेशकश की शानदार मिसाल, 25 साल से लगातार जियो का मारूफ प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान पेश करता है रंगारंग प्रोग्राम, कामयाब तरीन लोगों की पहचान और उनकी खिदमत का एतराफ़। बरोज़ इतवार विंडम होटल एनाहाइम कैलिफोर्निया, कामयाबियों कामरानियों की कहानी सफ़ीर पाकिस्तान की ज़बानी। मज़ीद मालूमात के लिए आज ही कॉल करें। QP Asian Association presents the biggest international fashion exhibition and bridal show on Sunday, May 7th at Wyndham Hotel, Anaheim, with many famous vendors under one roof with latest style bridal collections, accessories, services for your upcoming weddings, and more. Hourly drawing for round-trip tickets to India and Pakistan. For more information and booths, please call 714-397-7224. Admission and parking is free. Kaba Fusion. We are a respected national and regional provider of home infusion services in California and the surrounding states. काबा फ्यूजन एक होम इन्फ्यूजन कंपनी है और मैं उसका CEO हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल मसूद है। हमारे 7 ऑफिसेज हैं नेशन वाइड अमेरिका में, लॉस एंजलिस, डैलस, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट और मायामी, फ्लोरिडा में। अगर आपको किसी तरह की भी होम इन्फ्यूजन सर्विसेज की ज़रूरत है, जिसमें IV, एंटीबायोटिक्स, TPN, पेन मैनेजमेंट, हम वो आपको घर पे प्रोवाइड कर सकेंगे और हमारी नर्सेज जाके आपको सर्विसेज देंगी। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused infusion company with 20 years of experience in specialty infusion therapy, such as immune globulin, antibiotics, and TPN. Our pharmacists, nurses, reimbursement specialists, and courteous customer representatives work together to provide patients with safe and reliable care. Kaba Fusion लीडर है होम इन्फ्यूजन सर्विसेज प्रोवाइड करने में अमेरिका में, और इसकी सर्विसेज मानी जाती हैं, और इसके जो नाम है वो अर्नस्ट एंड यंग के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में शामिल है। Kaba Fusion provides the medications, pumps, IV supplies, and administrative support required for a complete infusion experience.
Chandni Exclusive, North America's one-stop destination in Chicago. Choose from our one-of-a-kind signature designs or meet our expert designers to create a truly unique custom-made bridal dress. Hassle-free, on-site fitting and alterations available with our friendly and professional staff. Chandni Exclusive. Let us make your big day brighter. For more information, call 773-973-6000 or visit chandniexclusive.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शबाना मुफ्ती। आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे और एक बहुत ही रंगारंग अच्छा एपिसोड आज हम लेकर आए हैं। डॉक्टर शबाना मुफ्ती। मैं हूं डॉक्टर रिजवान मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खैरियत से, आप सुनाएं? जी हम बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस इन आवर शो। हमारे साथ हैं इमिग्रेशन लॉयर जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर रिजवान हसन अहमद। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू। अब इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आप आए। मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हसन अहमद जो है इमिग्रेशन अटर्नी है यहाँ पे नॉर्दर्न वर्जीनिया टाइसन्स कॉर्नर में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आपकी पैदाइश नॉर्थ कैरोलिना से है। उसके बाद आप टुलेन यूनिवर्सिटी में लुइसियाना में आपने लॉ की तालीम हासिल की और उसके बाद आपने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की। माशाल्लाह बहुत अकम्पलिश्ड और बहुत ही अच्छे लॉयर हैं और इमिग्रेशन अटर्नी जैसा कि हमने आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के हालात जो हैं बड़े नाजुक जा रहे हैं, ठीक है? आपको लगता है आप माशाल्लाह प्रैक्टिस से जो इमिग्रेशन एज अ लॉयर, आप इमिग्रेशन लॉयर के तौर पे काम कर रहे हैं फॉर सो मेनी इयर्स, 9/11 से पहले हालात ज़्यादा मखदूश थे, ज़्यादा सेंसिटिव थे या ये अब ज़्यादा? जब से 9/11 का वाक़या हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, इमिग्रेशन का जो कानून है, जो प्रोसेसेस हैं, मुश्किल होते जा रहे हैं। किस लिहाज से मुश्किल है, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। जी ज़रूर। उसमें यह है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर आपको ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए या फिर टेम्परेरी वर्क वीज़ा यानी मसलन H1B या कोई J1 वीज़ा के ऊपर या सिर्फ विज़िट के लिए, तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। बात यह है कि अगर आप किसी मुल्क से आ रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा वो स्क्रूटनी होती है या अगर कोई रिस्क होता है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको चाहे कि आप सारे फॉर्म जो हैं आप अच्छी तरह से आप फिल कर सकते हैं भर के, और आपने एप्लीकेशन भेज दी तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वीज़ा लग जाएगा। लेकिन कॉन्सुलेट के अंदर उनको ये इजाज़त है, उनको ये हक है कि आपकी एप्लीकेशन फिर भी डिनाई कर सकती है। तो इसी वजह से किसी के बेसिस के ऊपर भी। अच्छा, तो ये उनके हाथ में कि आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते, मतलब आगे। और हम ये देखते आ रहे हैं पिछले 15 सालों में कि लोग मतलब सब कुछ सही किया हुआ है, कोई कानून नहीं तोड़ा उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनके केस डिले होते जा रहे हैं। वो कहते हैं इंतज़ामी कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग होती है, खुसूसन जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है, और लोग 2 साल 4 साल 5 साल लाइन में लगे हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि कब वीज़ा लगेगा या लगेगा कि नहीं। हाँ, वो जो पेपर वर्क है वो बाकायदा आप कह रहे हो सही तरह से फिल आउट हुआ होता है, वो कुछ लोग खुद भी कर लेते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक होती है, कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं भेजते, उसकी वजह से डिले हो जाता है प्रोग्राम, या मतलब उनको वीज़ा मिलना या इमिग्रेशन स्टेटस उनका बदलना, या अगर अटर्नी आप जैसा कोई जो बाकायदा प्रोफेशनल से भी पेपर वर्क हो फिर भी डिले हो सकता है। फिर भी डिले हो सकता है। और उस सूरत हाल में आपको मज़ीद मतलब एक और भी मतलब लड़ना होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको कोई फ़र्ज़ करो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग यानी इंतज़ामी कार्रवाई की मिसाल ले लें आप, इंतज़ामी कार्रवाई के स्टेज तक अगर आपका केस पहुंच गया है, इसका मतलब है कि कागजात में पेपर वर्क में कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर कोई मुश्किल अगर होती है ना, कोई प्रॉब्लम या गलत आपने अगर फिल आउट किया हुआ, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग की क्या ज़रूरत है? तो फिर वीज़ा या डिनाई करेंगे या मज़ीद कागजात का मुतालबा करेंगे। तो हसन ये बताइए हमारे नाजरीन को, अब ज़ाहिर है नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, heard a lot about immigration, कुछ कंट्रीज पे बैन लग रहा है, इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन आप ये बताइए पाकिस्तान के हवाले से फिलहाल जिस तरह बोल रहे हैं, तो कोई ऐसी आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है अनफॉर्चुनेटली इनकी जो नैरेटिव है इमिग्रेशन का, वो ये है कि लोगों को अंदर आने से मतलब रुकावटें रोका जाए। अच्छा। जो भी रोकना चाहते हैं। अच्छा। रोकना चाहते हैं लोगों को। और ख़ुसूसन हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक जो हैं, उनको एक ख़ास तवज्जो की जा रही है, दी जा रही है, स्क्रूटनाइज़ किया जा रहा है। हाँ जी।
तो इसीलिए उन्होंने पहले जो 7 जो कंट्रीज़ थे, यमन, सऊदीया, सीरिया और इजिप्ट तो नहीं था उसमें, यमन था, सोमालिया, तो इस तरह के जो ईरान, इराक, उनको रोका गया पहले। अब उसी बैन को एकदम से लॉयर्स ने आके इकट्ठा करके और चैलेंज किया, और wherever it was challenged, किसी भी रियासत में आप वर्जीनिया में देखो, न्यूयॉर्क में देखो, कैलिफोर्निया देखो, वाशिंगटन स्टेट, वो बैन जो है अभी पूरा ट्रायल नहीं ना हुआ अभी तक, लेकिन अभी तक वो बैन अभी इट्स नॉट इन इफेक्ट। हालात इतने अच्छे नहीं हैं आप कह रहे हैं जितने हालात की वजह से नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इट्स नॉट इन इफेक्ट। कोर्ट्स ने आके बैन को बैन किया है। ये बहुत जबरदस्त आपने बात की। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं मेरे और कई मिलने वाले हैं जिनके पास पिछले 10-10 साल से ग्रीन कार्ड हैं, और वो कहते हैं जी हमें सिटीजनशिप लेने की क्या जरूरत है। आप क्या बताएंगे इस हवाले से कि क्यों जरूरी है? क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपके जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं आपके, खुसूसन बॉर्डर पे या दूसरों को या डिपोर्टेशन से सेव होने का, ऑल दीज राइट्स आप तब मिलेंगे आपको जब आप सिटीजन होंगे आप। अच्छा, तो अगर आप जिस तरह से सिटीजनशिप से मैं पूछना पसंद करूंगी कि कुछ लोग जो पाकिस्तान में जिनके स्पाउसेस हैं, उन्होंने शादी की, निकाह किया और उन्होंने अप्लाई कर दिया, अगर वो खुद सिटीजन है तो कितना टाइम लगेगा, कितनी मुश्किल दरपेश होगी, और अगर वो खुद ग्रीन कार्ड होल्डर है और उन्होंने अप्लाई किया, रिसेंटली शादी की, तो फिर सूरत हालात क्या है? अगर सिटीजन हो तो तकरीबन 12 महीने या 14 महीने तक प्रोसेस मतलब टाइम लग जाएगा। अगर ग्रीन कार्ड के ऊपर हो तो तकरीबन कम से कम 3 साल इंतज़ार करने पड़ेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर पेपर वर्क के साथ? हाँ जी। और अगर फिर भी वो रोक सकते हैं कि आपने शादी की, सब निकाह नामा, सब पेपर वर्क कर लिया, डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं? 2 चीज़ें। डिले भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। रोकेंगे तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी इधर। दूसरी शादी में वो अलग ये तो फिर लीगल एडवाइस के अंदर वो शामिल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक जो आप स्पॉन्सरशिप करते हैं, लोग अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। हाँ जी। मेरे वालिद हैं, वालदा हैं, उन्होंने उसमें क्या टाइम फ्रेम है? फैमिली स्पॉन्सरशिप जो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी यहाँ की स्टेटस क्या है और आप किन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो अगर आप सिटीज़न हैं और आप अपने माँ बाप को, वालिदैन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसी में भी तकरीबन 12 महीने या 14 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपने भाई या बहन के लिए तो उसमें तो तकरीबन 13-14 साल का इंतज़ार है। 13-14 साल? हाँ जी, 13-14 साल। पहले भी इतना ही था, लेकिन थोड़ा 10 साल या 7 साल का था पीरियड के बुला लेते थे। अब क्या ये ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया, तो अब हर चीज़ को टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो केसेस पहले से पेंडिंग थे, क्या उनका भी स्टेटस बदल जाएगा? नहीं, उसमें ये है कि अगर अब फ़र्ज़ करो कि आपने 15 साल पहले या 13 साल पहले आपने अपनी बहन या भाई के लिए पिटीशन डाली थी और अब उसका नंबर करंट है, यानी कि अब उनको ग्रीन कार्ड फाइल करने के लिए, इमिग्रेंट वीज़ा के लिए फ़ाइल करने का हक है, और वो अपने सारा पेपर वर्क वगैरह भेज देता है, और वो मतलब बड़ी तैयारी में इंतज़ार आने वाली है। उसके बावजूद उस वक्त इंतज़ामी कार्रवाई या किसी और बहाने के ऊपर वीज़ा डिले किया जा सकता है और रोके भी जा सकता है। कोई सूरत हालात कोई हमें नहीं पता, किसी वक्त किसी को भी कुछ भी हो सकता है। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों से मतलब जहन में रखनी चाहिए ताकि उसकी तैयारी की जा सके। तो अच्छा हसन, आप ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है, तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर शिवाना और मैं, हम दोनों ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हैं, लाहौर से हैं, हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम में आए, डिफरेंट एरा में आए, लेकिन आजकल के हालात के हवाले से हमारे कई भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्या उनके लिए आना अब ज़्यादा मुश्किल है अंडर J1, H1B? क्या इसके बारे में ख्यालात हैं? देखिए, जनरली मैं कह सकता हूँ कि आजकल क्योंकि इमिग्रेशन का जो पूरा जो सिस्टम है इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो मैं जनरली मैं कह सकता हूँ कि रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं अब, और वो ना सिर्फ डॉक्टरों की इमिग्रेशन के लिए, लेकिन वो हर एक के लिए। तो पहली बात तो ये है कि स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं लोगों की प्रोसेसिंग में, लेकिन वो अभी तक रास्ता तो खुला है, अभी तक अमेरिका के दरवाजे खुले हैं। खुले हैं। बस उसमें यह है कि थोड़ी सी और ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि इन रुकावटों से बच सकें। स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो आपके पास काफ़ी केसेस आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के, F1 पे F1 के जो स्टूडेंट वीज़ा वो लोग आते हैं, F1 तो वो यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल जाता है ना उनको,
تو اس میں تو لائرز کا اتنا وہ ہاتھ نہیں ہے, انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن بعد میں جب وہ اپنے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, او پی ٹی جسے کہتے ہیں, یا پھر ان کو جب نوکری مل جاتی ہے اور H1B کے لیے فائل کیا, ابھی H1B کا سیزن آنے والا ہے, آ چکا ہے, اور اس کے بعد گرین کارڈ حاصل کرنے میں امپلائمنٹ کے ذریعے, اور اس کے بعد سٹیزن شپ کا. تو یہ ایک پورا جو چین ہے نا امیگریشن کا, وہ ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. ایئرپورٹ کا بتا رہے تھے کہ آپ یہ چیزیں نہ لے کر جائیں, لیکن کون سی ایسی چیزیں جو لے کر جائیں تاکہ آپ کو وہاں دشواری نہ ہو؟ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے جس وجہ کے لیے آپ گئے ہیں نا وہاں پاکستان یا کسی بھی ملک میں, ملک سے باہر, اس کی ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ انسپیکشن کی 2-3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو پرائمری انسپیکشن ہے, جو آپ پاسپورٹ آپ شو کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرا پاسپورٹ ہے, اور آپ مطلب وہ سلام کرتے ہیں اور آپ کو جانے دیتے ہیں, ہے نا, دیٹس پرائمری انسپیکشن. وہ اس میں سب کوئی مشکل نہیں ہوتی. اگر اسی وقت آپ سے مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سیکنڈری دوسرے کمرے میں لے کے جائیں گے, ہے نا. وہاں پہ آپ کی زیادہ وہ تفتیش ہوتی ہے اور یہ سوالات کرتے ہیں آپ سے, اور انویسٹیگیشن ہوتی ہے وغیرہ. تو اس میں اس صورتحال میں آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو دکھا سکیں. کس قسم کی؟ یعنی کہ آپ کے پاس امپلائمنٹ کا لیٹر ہونا چاہیے. امپلائمنٹ کا لیٹر, اگر آپ کسی کام کے سلسلے میں اگر آپ گئے ہیں پاکستان, تو آپ کو مطلب اسی کی ڈاکیومنٹیشن, امپلائر کا خط ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کانفرنس میں گئے تو وہاں پہ تو ضرور کوئی اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا انٹیمیڈیٹ کریں, یا آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ نروس ہو رہے ہیں, یا کوئی آپ سے ایسے کویشچن کیے ہیں جو کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, تو کیا یو شوڈ آسک فار اے لائر, کہ یا وہاں پہ آپ کہیں گے میں کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہتا اور میں لائر کی سروسز لینا چاہتا ہوں, اگر یا کوئی پیپر سائن کرنے کو کہیں تو کچھ سائن نہ کریں؟ یہ کچھ ریسنٹلی کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز سائن نہ کرو. ہم نے دیکھا ہے انفارچونیٹلی یہ ٹریول بین کے وقت سے لے کر 27 جنوری سے لوگوں کو پہلے جو گرین کارڈ ہولڈر تھے, اچھا, ان کے پاس باقاعدہ مطلب ویلڈ گرین کارڈ تھا, اور ان کو فورس کیا جا رہا تھا کہ انہیں اپنے گرین کارڈ کو ریناؤنس کریں یا ریلنکوش کریں. تو اسی طرح کی چیزیں نا, اگر لوگوں کو پہلے سے پتہ نہ ہو, بات یہ ہے کہ آپ یو ڈونٹ آلویز ہیو دا رائٹ ٹو اے لائر ایٹ دا بارڈر. پرائمری انسپیکشن پہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ وغیرہ دے رہے ہیں انسپیکشن کے لیے, اس میں لائر کا حق نہیں آپ کا. اگر آپ سیکنڈری انسپیکشن میں لے جائیں آپ کو, اینڈ اگر آپ سٹیزن ہیں, تو یو ہیو اے رائٹ ٹو اے لائر, بٹ اونلی جب وہ اس طرح کے سوال پوچھیں آپ سے, یعنی کہ وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا وجہ تھی آپ کی, کتنی دیر کے لیے ٹھہرے, آپ کے پاس کوئی کچھ چیز ہے ڈکلیئر کرنے کو, اس طرح کے سوالات وہ کر سکتے ہیں, اور یو ہیو ٹو گیو این آنسر. اور آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن بھی دکھانا ضروری ہے, اور آپ کا جو سارا جو سامان ہے, جو سیل فون ہے اور جو لیپ ٹاپ ہے, ایوری تھنگ کین بی سرچڈ. سائن کچھ نہ کریں, وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ گرین کارڈ کو, یہ میں سٹیزن کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو آپ کے پھر بھی حقوق ہیں, لیکن یو ہیو ٹو لک اینڈ سی کہ اگر آپ فرض کرو کہ آپ 6 مہینے کے بعد آ رہے ہیں, ہے نا, آپ 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں ملک سے باہر اور آپ واپس آ رہے ہیں, یو کین بی ڈینائڈ انٹری. اچھا, یو کین بی ڈینائڈ انٹری. تو حسن بڑی آپ نے زبردست باتیں بتائیں. تو جس طرح ہمارا پروگرام چل رہا ہے, 1-2 سوال پوچھنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو, آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے؟ اگر آپ بتا دیں ہمیں آپ کی ویب سائٹ کیا ہے, یا آپ کے آفس کا ایڈریس یا ٹیلی فون نمبر بتا سکتے ہیں. جی, سب سے آسان طریقہ وہ ہمارے ویب سائٹ سے رابطہ کریں, hmalegal.com. hmalegal.com. ہاں جی. اچھا, آپ کا فیس بک پہ بھی پریزنس ہے؟ فیس بک پہ بھی پریزنس ہے. حسن احمد کے نام سے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے, یہ پریکٹس کا نام آپ کے جو ہے؟ پریکٹس کے نام دونوں سے حسن احمد امیگریشن لائر. تو ہم سارا فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور سارے سوشل میڈیا پہ ہم موجود ہیں. اور آپ کے پاس ہر قسم کی لینگویج کا, انگلش اور باقی لینگویجز کے علاوہ ہندی, پنجابی, اردو سب آپ بولتے ہیں. جی. تو کوئی بھی ہمارے دیسی ویورز جو ہیں ہمارے, آپ کو ریچ کر سکتے ہیں اور آپ سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. تھوڑا سا جانے سے پہلے سیریا یا ریفیوجیز کا جو آج کل قصہ چلا ہوا, ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کے کیا پرابلمز آپ فیس کر رہی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ریفیوجی قانون کے اندر یہ ہے کہ ریفیوجی کا مطلب یہ ہے کہ جو پناہ مانگتا ہے ملک سے باہر, اور جو اسائلم مانگتا ہے وہ ملک سے اندر سے پناہ کے لیے اپلائی کر لیتا ہے, سیاسی پناہ ہو یا کسی اور بیسس کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کافی سیریا, پاکستان سے بھی اور دوسرے ممالک سے بھی اسائلم کے کیس جیت چکے ہیں. دیر تو ضرور لگتی ہے,
آج کل یہاں ورجینیا میں ہمارے جو آرلنگٹن اسائلم آفس میں اگر آپ ابھی سے آپ فائل کریں گے ایک اپلیکیشن تو آپ کو انٹرویو 2.5 سال یا 3 سال بعد ملے گی. اینڈ دیٹس ون آف دا فاسٹر ونس. ابھی کیلیفورنیا میں ایک اور آفس ہے, لوگ 5 سال تک انتظار صرف انٹرویو کے لیے, اور انٹرویو کے بعد مزید انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی وہ ڈیسیجن لینے کے لیے. اور اگر ان کا کیس اپروو نہیں ہوتا تو پھر دے ہیو ٹو گو ٹو امیگریشن کورٹ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب آلریڈی ڈپورٹیشن پروسیڈنگس کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو ایز اے ڈیفینسولی ان کو فائل کرنا پڑتا ہے سیاسی پناہ کے لیے, یہ کہہ کر کہ میں اپنے ملک واپس نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں مجھے قتل کیا جائے گا, مارا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ بہت جو ہے نا اٹس لوگوں کو جو فورس ڈسپلیسمنٹ ہے ان کی ہیلپ کرنے سے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. We have to absolutely have to try to help, کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی اس ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ایسی مطلب نیریٹو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں. ان میں ان کو ویٹ کرنے کا یعنی ان کو جاننے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم ان کو جان نہیں سکتے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے کیا ارادے ہوں گے, ہے نا. None of that is true. None of that is true. امریکہ کے اندر جو ویٹنگ پروسیس ہے ریفیوجیز کے لیے, it's the most complete, most comprehensive vetting process in the world. ہے نا. تو لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کسی اور ملک میں ری سیٹل کیا جائے گا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے امریکہ جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر ان کو سلیکٹ کیا جائے گا تو تقریباً 18 مہینے یا 2 سال تک کی ویٹنگ پروسیس ہوتی ہے, اور ان کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ قانون کے اندر لیگل بیسس کے اوپر they qualify as a refugee. زبردست. تو حسن احمد بہت شکریہ, ہمارے پروگام کا وقت محدود ہے, آپ آئے اور ہم آپ کی باتوں سے بہت مستفید ہوئے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. جس طرح ڈاکٹر رضوان کہہ رہے ہیں اور میں دوبارہ ایمفسائز کروں گی کہ آپ کی پریکٹس ٹائسن کارنر ورجینیا میں ہے. آپ اتنی لینگویجز میں آپ سمجھا سکتے ہیں, آپ سے کوئی بھی کنسلٹیشن لے سکتا ہے. حسن احمد اور ان کی پریکٹس آپ ویب سائٹ اور ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. آپ کی بہت ہی زبردست ایڈوائز جو ہمیں ملی, ہوپ فلی ہمارے ویورز کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے. شاہنواز حلال تندوری ریسٹورنٹ کا ایک اور دھماکہ, کھلا ڈلا اوپن باربیکیو ہر اتوار کو پائنیبل بلوارڈ لٹل انڈیا میں. ضرور جائیے. شاہنواز کا اوپن باربیکیو جوسی, مزیدار, چٹخارے دار. ضرور جائیے اور اپنی فیملی کو بھی لے جائیے. اوپن باربیکیو ایٹ شاہنواز حلال تندوری ریسٹورنٹ. The Human Development Foundation, celebrating 20 years of service. Help make the world more equal. We choose to help people fulfill their dreams because we care. The Human Development Foundation has educated over 13,000 children in their 94 schools. 12,000 adults have learned vocational skills, and over 1.5 million people have benefited from their community health centers. Together, we can change the world. جی, تو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے آگے, اور بریک سے ہم واپس آئے ہیں. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ حسن احمد تھے, میں ڈاکٹر شبانہ مفتی, میں ہوں ڈاکٹر رضوان ملک, اور ہمارے ساتھ جو بریک کے بعد ایک بہت ہی پیاری خوبصورت سی ڈاکٹر ہیں. ویسے ڈاکٹر اتنے پیارے ہوتے ہی نہیں, ہمارے ساتھ ہیں نشا چاند. کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر چاند. تو پہلے آپ سے پوچھیں گے, ماڈلنگ میں جانے کی بجائے آپ نے یہ کیوں سوچا میں ڈاکٹر بنوں؟ ماڈلنگ تو بہت دور ہے, بہت دور کی بات ہے, پر ڈاکٹر تو میں بچپن سے ہی بننا چاہتی تھی. ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر نشا چاند ایک گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں, یہاں پہ فیریکس ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں, اور جس کو ہم اپنی زبان میں جگر اور معدے کے امراض کی ماہر بولیں گے. تو ان کی آپ کی پرائمری پریکٹس اس چیز میں ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ اے فیمیل گیسٹرونٹرولوجسٹ. تو اگر کسی کو اپروچ کرنا ہو اس کے لیے تو آپ کو کر سکتے ہیں فیر اوکس میں. ڈاکٹر چاند, آپ کی پریکٹس کا کیا نام ہوگا؟ کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سو میرا ای میل ایڈریس از ویب سائٹ از novagastro.org.
अच्छा। सो अगर आप वेब सर्च करें डॉक्टर चांद या निशा चांद MD, वो गूगल हो जाएगा। गूगल आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। कोलन कैंसर, कोलन कैंसर जो है हमारे एक जिसको आंतों का कैंसर कहते हैं ना उर्दू में, इंटेस्टिन्स का, उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और किस एज में उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये किसी को भी हो सकता है, मेल या फीमेल। सो एज में यहाँ पे हम 50 साल के बाद में सबको बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई सिम्टम्स नहीं है, कब्जी की कोई इश्यू नहीं है, पेट में कोई दर्द नहीं है, खून भी नहीं देखा है बाथरूम स्टूल्स में, तभी भी हम कहते हैं 50 साल की एज पे आप कोलोनोस्कोपी कराएंगे। सो कोलोनोस्कोपी में हम क्या करते हैं, कोलन में देखते हैं। सो ये बात है, एक दिन काम से निकालना पड़ेगा, एक काम का दिन लॉस, बट साफ करके ये करके 10 साल के बाद में नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो। नो वो ये एवरेज रिस्क है। जिसका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं हो, कोई सिम्टम्स नहीं हुए, तो 50 साल के एज पे हम कोलोनोस्कोपी कराते हैं सबको। एंड देन कोलोनोस्कोपी पे देखेगा अगर किसी ने पॉलिप्स के पास पॉलिप्स है कोलन में, पॉलिप्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर ये पॉलिप्स दिन पर दिन बढ़ता जाता है एंड यूजुअली शायद 10 साल में कैंसर बन सकता है। सो इसलिए प्रिवेंट हो सकता है कैंसर। तो उस अगर 50 साल में पॉलिप्स ही बने हुए हैं, उनको निकाल दिया गया है, वहाँ पे हमने कैंसर बंद कर दिया। या देन डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जिसके पास पॉलिप्स हैं 3 से ज़्यादा, वो 3 साल के बाद में वापस आएंगे फिर से कराने के लिए। फिर कोलोनोस्कोपी 3 साल बाद रिपीट कर लें। यही मैं पूछना चाह रहा था। और अगर नेगेटिव है, आपने किसी की कोलोनोस्कोपी की 50 साल में कुछ नहीं है, तो 10 साल तक कुछ करने की 10 साल में कुछ नहीं करने, या अनलेस कोई सिम्टम्स हो। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कोलन कैंसर के? तो सिम्टम्स तो यू नो सम सेंसिटिव टॉपिक्स के यूजुअली पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट, पर स्टूल के जो नॉर्मल सी हैं वो चेंज हो जाती हैं। मतलब कि पहले मैं ठीक से जाती थी, यू नो रेगुलर इजी टू गो, हर रोज़ शायद, कईयों का एवरी अदर डे, बट अब बदल गया है। अब मैं यू नो कम जा रही हूँ या ज़्यादा जा रही हूँ। अच्छा। और स्टूल के जो साइज़ है वो पतला बन गया है, या कुछ ऐसे चेंज अगर अचानक से हो गए और आपने अपना डाइट नहीं चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया, तो ये सोचना चाहिए कि कुछ शायद कुछ भी नहीं है। यानी कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी चेंज्ड है या रेगुलरिटी के पैटर्न्स चेंज है। यस, या ब्लड आ गया है स्टूल्स के अंदर, ब्लड देखे अगर तो यस, यूजुअली ब्लड अगर दिखा तो दैट्स यूजुअली अ रेड फ्लैग, मतलब कि मे बी लेट स्टेज ऑफ समथिंग, कैंसर अब बन गया है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि अगर ये अर्ली साइंस है कैंसर के, आप रोक कैसे सकते हैं? ठीक है, स्क्रीनिंग। अच्छा डॉक्टर चांद, ये बताएं कि अभी आपने बताया कि ये आप किसी भी एज में अगर ये सिम्टम्स आ रहे हो तो आप दे शुड जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, या सिर्फ थोड़े 50 प्लस अगर ये इस तरह चेंजेस आ रहे हो तो? मतलब अगर 30 इयर्स में अगर आपको इस तरह से हो सकता है कोई रेगुलर कॉन्स्टिपेशन ही हो जाए? मैंने तो बहुत कम एज में, इवन 20s या इवन इन टीन्स हमने पॉलिप्स ढूंढे हैं। अच्छा। तो इट्स नॉट, अभी एक स्टडी आया है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का, जिसमें दूसरे भी देख रहे हैं कि 30 से लेके 30s एंड 40s में हम पॉलिप्स ढूंढ रहे हैं, कैंसर ढूंढ रहे हैं। एंड उन्होंने ऐसे किया है कि यू नो 50 साल हम यूजुअली चेक करते हैं, पर एक डॉक्टर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में देखा कि यू नो मेरे तो कहीं 40s में कैंसर्स के डायग्नोसिस, तो उन्होंने पूरा कैंसर रजिस्ट्री देख के 15% ऑफ कोलन कैंसर्स एज 30 एंड 40s में मिले, व्हिच इज वेरी हाई। जबरदस्त। और डॉक्टर चांद ये बताइए कि खास कोई डाइट खाने से भी मैंने सुना था कि अगर आप रेड मीट खाते हैं या कोई ऐसी डाइट खाते हैं तो कोलन कैंसर का चांस बढ़ता है, इज दैट ट्रू? थोड़ा सा है साइंस उसके पीछे। अच्छा। नथिंग अभी डाइट में कॉज एंड इफेक्ट प्रूव किया गया है। अच्छा। एसोसिएशंस हैं। अच्छा। तो जो डाइट्स हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि कोलन कैंसर प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव, कहते हैं कि जो मीट हुआ, प्रोसेस मीट्स, ये जो हॉट डॉग्स मिलते हैं, सॉसेजेस मिलते हैं, प्रोसेस मीट जो ग्राइंड करके हम खाते हैं, वो कम कर दिए जाए। रेड मीट जो है एनिमल फैट, that also has been associated with increased risk of polyps and cancer. तो जो मीट ज़्यादा खाते हैं उनको कम
करना चाहिए. तो फ्रोजन मीट में लेट मी क्लैरिफाई, फ्रोजन मीट या जिस तरह आप सबवे जाएंगे वहाँ पे जो स्लाइसेस पड़े हैं टर्की के, यू नो चिकन के, या जिस तरह आप हॉट डॉग कह रही हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं वो सारे टर्कीज जो है शायद नहीं. अच्छा. रेड मीट के बारे में सलामी, pastrami. अच्छा. जो बीफ, I don't know beef ही है but red meat. So Red हाँ, meats. beef is included in that. Yes. क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और मतलब क्या टोबैको और ये सारे कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स, क्या रिस्क फैक्टर्स बताएं So हमें. tobacco is one. सिगरेट नोशी, ठीक है. Yes, जी. And then जो animal fat हमने अभी बोला है, कई कहते हैं कि अभी फाइबर का कुछ you know they say अगर फाइबर कितना खाना में एक फाइबर नहीं है तो उसमें भी पॉलिप्स बन सकती हैं ज़्यादा. अच्छा. So हम रेकमेंड करते हैं कि फाइबर ज़्यादा खाएं. ठीक. So फाइबर किस में होगा? फाइबर तो वो है जो जिस्म बाहर निकाल देता है, जो वेजिटेबल्स हो गए उसमें होगा. मैं तो काफ़ी पेशेंट्स को बोलती हूँ इसबगोल. अच्छा. तो काफ़ी पेशेंट्स को देती हूँ बिकॉज यू नो सोचना होता है कि कितना खा रहा, यू नो एक जन अगर सोचने लग जाए तो बहुत मुश्किल है हर रोज रहना. तो आप उन्हें कहते हैं इसबगोल का छिलका, जिसे हमें हमारे देसी काफी लोगों को पता होता है, वो और उनको यहाँ पे मेरे ख्याल में डॉक्टर शिवाना उसको मेटाम्यूसिल भी कहते हैं. मेटाम्यूसिल फाइबर होता है. ब्रांड प्रोडक्ट्स दैट यू कैन बाय. बट मेटाम्यूसिल में कलर है, उसमें फ्लेवर्स हैं, तो आई थिंक यू नो नेचुरल जो है इसबगोल इज परफेक्ट. या सिलियम हस्क भी मिलता है होल फूड्स में या कोई भी दुकान यहाँ पे जीएनसी में, वो भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अभी आपने बात की स्क्रीनिंग की हो गई और फिर आपकी ये प्रिवेंशन हो गई. हमने कोलोनोस्कोपी की 50 इयर्स में और उसके अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो पहले कर ली. ठीक है. आप बताएं जी ट्रीटमेंट क्या होता है कोलन कैंसर का? सो कोलन कैंसर में एक और बात बता जरूर बताएं. सो कोलोनोस्कोपी ही ज़रूरी नहीं है कि करना है. और भी चीज़ें हैं. कोलोनोस्कोपी इज़ द बेस्ट दो. अच्छा. कोलोनोस्कोपी में जब पॉलिप मिल जाता है वो निकाल देते हैं. सोच लो कि कोई है कि वो जाना ही नहीं चाहते, वो कुछ नहीं, तो एक कोलन टेस्ट भी है घर में वो जो कर सकते हैं. एंड मेडिकेयर अप्रूव्स इट, दे पे फॉर इट. एंड वो है जो स्टूल का जो टेस्ट कराते हैं और वहाँ पे डीएनए एनालिसिस करते हैं, उसमें बताएंगे अगर पॉलिप है या नहीं. नाउ मिस रेट है थोड़ा सा, नथिंग्स परफेक्ट, इवन कोलोनोस्कोपी इज नॉट परफेक्ट, बट दिस स्टूल टेस्ट आल्सो इज न्यूली अवेलेबल इन द पास्ट 5 years. वेरी गुड. बहुत अच्छा है. आपने वो घर में कर सकते हैं या डॉक्टर करेगा अपने ऑफिस में? घर में कर सकते हैं बिकॉज हम डॉक्टर पेपर सारा साइन करके. क्या टेस्ट का नाम क्या, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो घर आके एक सर्टेन एज में कर लें, उस टेस्ट का नाम क्या है? उसका टेस्ट का नाम है कोलोगार्ड. कोलोगार्ड. और ये किसी भी सीवीएस किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा? नहीं, ऑफिस, किसी डॉक्टर ऑफिस वो लिख के देते हैं एंड देन वो भेजते हैं घर पे किट जो है. तो दे कैन डू दैट. यस, दैट इज एन अल्टरनेटिव. आई डोंट वांट टू से दैट इज एज वो कोलोनोस्कोपी को रिप्लेस तो नहीं करता बिकॉज इन दी एंड अगर ये पॉजिटिव आया कोलोनोस्कोपी करवाना पड़ेगा. तो क्यों दोनों चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो कोलोनोस्कोपी सबसे ज़्यादा अच्छा है, पर उसके यू नो बावजूद भी बहुत लेजी हैं तो ये कर लें. तो डॉक्टर चांद बताइए, मुझे एक ज़हन में बात आ रही थी कि क्या आप हेमोरॉइड्स या जिसे बवासीर का इलाज है, बड़ी कॉमन चीज़ है हमारे पाकिस्तान में और हर जगह पे, उसको भी आप डील करते हैं हेमोरॉइड्स को? जी. एंड यूजुअली जो आता है मेरे ऑफिस में, उनको रेक्टल ब्लीडिंग, उन्होंने खून देखा है रेगुलरली, हम कोलोनोस्कोपी सबको कराते हैं. अच्छा, ठीक है. अगर खून दिखा तो कोलोनोस्कोपी कराते हैं. आई डोंट वांट कि कोई यू नीड टू रूल आउट कैंसर. यस, एग्जैक्टली, यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे. जी, या सो पर अगर नहीं है यूजुअली बवासीर की वजह से ही है. एंड ये उन लोगों को मैं ज़रूरी बोलती हूँ कि सिलियम हस्क शुरू कर दिए जाए बिकॉज यूजुअली इट्स अ साइन कि कहीं मे बी यू नॉट कॉन्स्टिपेटेड नाउ, अभी कब्जी की कोई इशू नहीं है पर कभी तो था. तो यूजुअली अगर बवासीर है और अभी उनका ब्लीडिंग हो रहा है या जलन हो रहा है या इचिंग हो रहा है, उसके लिए मैं कहती हूँ कि इसको प्रिवेंट करने के लिए रोकें. जी. एंड देन दैट्स वेयर हम फाइबर का. एक चीज़ डॉक्टर चांद मैं और सोच रहा था कि बड़ी कॉमन सी चीज़ है जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में तो उसको गर्ड बोलते हैं, जैसा मैदे की जलन है. अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है, रात को जलन हुई, एकदम खाना ऊपर आ गया, नींद नहीं आ रही, चोकिंग शुरू हो जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए. सो ये जलन की इशू यूजुअली सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज सब अपना चाय को बहुत पसंद करते हैं. सही बात है. मुझे तो खास तौर पे बहुत पसंद है. तो दिन में 4-5 बार चाय ना पीऊं तो आई एम एडिक्टेड टू दैट. और हमारा जो चाय की पत्ती है बहुत स्ट्रांग होता है. अगर कोई भी कहे कि मैं यू नो दूध का चाय पीती हूँ वगैरह, आप कितने सालों से ले रहे हो, कितने सालों, और ये जो कैफीन होता है चाय में, उसी से ये रिफ्लक्स की इशू हो जाती है. होता क्या है कैफीन में कि ये दरवाज़ा खोल देता है
इसोफेगस नली जो है, जो हम खाना का नली जो है और पेट तक जाता है, एक दरवाज़ा होता है, यूजुअली वो बंद होता है। कैफीन से ये वीक हो जाता है, एंड देन ये जब वीक होता है, जब हम खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, तो एसिड आसानी से ऊपर आ सकता है। और बात ये है कि अगर आप चाय अगर रात को ले रहे होते हो या बहुत अपने दिन में लिया है, रात तक जब आप लेट जाओगे, अब तो कोई ग्रेविटी भी नहीं है कि नीचे रखेगा, तो अब आप लेट गए हो, और ये तो आसानी से अगर आपने खाना खाया 1 घंटे, और वो ओपनिंग भी ढीली है, अब ढीली है, अब तो एसिड बहुत आसानी से और ऊपर मुंह तक आता है कभी। बिल्कुल। या तो कोई टाइम है चाय का कि आखिरी चाय आप 7 बजे पिए या 8 बजे? कुछ लोगों को जब तक मैं चाय न पीऊं मुझे नींद नहीं आती। I know. So I'm like so dependent on it. I know. But if you don't have symptoms, then I say it's fine. You've come to a point कि शायद आपका वजन ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा है। अब तो चाय के जो मैं कहती हूँ, एक कप में बस 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना होता है। जब किसी को सिम्टम्स है, जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, मैं उस टाइम रोक भी देती हूँ जब तक ठीक ना हो जाए। फिर उसके बाद में हम ट्राई करते हैं कि हाँ, एक तो चाय का कप आप पी सकते हो। आई ट्राइड अगेन। जो जलन आपने कहा, जो तेजाबियत, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसकी कॉजेज आपने बताई कि भी या तो वेट ज़्यादा हो सकता है, या आप स्मोकिंग करो, या ये चाय का सबसे बड़ा मसला आपने बताया ना, और फिर या फिर ये बीवी भी हो सकता है आपको जलन दे रही हो ना, इंटेंशनली आपकी वाइफ, उससे तो नहीं छुटकारा। काफ़ी आती है मेरे ऑफिस में, तो उनको भी जलन होती है। अच्छा, ये मिर्चों वाली चीजें खाने से भी होता है? एक होता है कि जो आपने बहुत मसाले वाली चीजें खाई, कढ़ाइयाँ खा ली, निहारी खा ली, जिसमें बहुत मिर्चें हैं, उससे भी है ये कि उससे कोई ताल्लुक नहीं है? सो एनालॉजी जो मैं देती हूँ ऑफिस में कि ये प्रॉब्लम नहीं शुरू कर रहा है। जब स्पाइसी खाना आप खाते हो, ये नहीं है कि स्पाइसी खाना ही नहीं ये जलन शुरू करा दिया है। जैसे अगर एक कट हुआ, उस पर लाल मिर्च अगर डाल दो तो जलेगा, राइट? तो कट एसिड से बनता है, तो एसिड का ये कैफीन मैं करती हूँ। वेट लॉस करो, यूजुअली वेट के साथ में हाइटल हर्निया भी हो जाती है, कि थोड़ा सा पेट चेस्ट में आ जाता है, और वो सारा जो दरवाज़ा बंद करते वो सारा ढीला हो जाता है। सो उसकी वजह से भी रिफ्लक्स हो जाती है। सो काफ़ी वजह हैं रिफ्लक्स की। प्रेग्नेंट औरतों में भी, बिकॉज एज एन OB-GYN में देखती हूँ काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं। मैं अगर मेरे से कंट्रोल ना हो रहा तो आई रेफर देम आउट टू यू, लाइक यू नो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो आप उनके अंदर भी थोड़ा डिफरेंट हटके करते हैं, उनके अंदर आप थोड़ा लेस एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं? आई मीन प्रेग्नेंट, जब कोई हाथ नहीं लगाना चाहता उन्हें। नहीं, हाथ की बात नहीं है, हम जानते हैं कि देयर इज अ गिवन टाइम, जब बच्चा हो जाएगा सारा हार्मोनल चेंजेस ठीक हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगी, फिर आप अग्रेसिवली उसको फॉलो अप करोगे। जिस तरह आपने कहा कि ये कोई चीज़ अटक जाए, यहाँ से मुझे याद आया कि मेरी एक पेशेंट थी जो उनको ये कंप्लेन नहीं था कि कोई जलन हो रही है, कोई बर्निंग हो रही है, वो हमेशा कहती थी कि मेरी चीज़ यहाँ अटक रही है, और ये दैट हैपेंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो दैट कैन बी जस्ट हार्मोनल आल्सो। उसमें एंडोस्कोपी करेंगे आप बेबी के बाद में, यूजुअली एनेस्थीसिया हम करना नहीं चाहते हैं कोई प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर शिवाना, आप और मैं बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, अपने वजन की बात की थी, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस में, क्योंकि ओबेसिटी का या मोटापे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है खास तौर पे, तो कई मैंने पेशेंट्स मेरे पास भी अपनी साइकियाट्री की प्रैक्टिस में आते हैं जो कि बहुत ओबीस होते हैं, तो उसमें मैंने सुना था कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का अमल दखल है कि उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं। एक आदमी जिसका वजन या औरत का वजन 200-250 या 300 पाउंड है और वजन कम नहीं हो रहा, तो इसकी भी कोई अप्रोच है ट्रीटमेंट की ऐसी? आई मीन बहुत सारे अप्रोचेस हैं। तो पहले देखा जाए कि वजन से क्या होता है। तो वजन से जो मैं देखती हूँ अपने ऑफिस में, जो जिगर है, फैटी लिवर बोलते हैं, वहाँ पे यू नो क्या बोलते, तेल बढ़ जाता है, जिगर फैट, हाँ, फैट कंटेंट। यस, सो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि उनके नंबर्स ऊपर आ गए हैं, उनके लिवर नंबर्स ऊपर आ गए हैं, एंड यूजुअली पूरा वर्कअप करने के बाद में पता लगता है कि ये है फैट की वजह से, कि अपना जो वेट है बॉडी पे वो चेंज करता है, द लिवर होल्ड्स ऑन टू द फैट। Now, fat is not, in general, something that's going to make inflammation. पर अगर ये inflammation शुरू हो जाए, उसका जो जैसे metabolize होता है, उसका radical oxidants है, तो फिर अब inflammation हुआ, अब numbers ऊपर आ गए हैं। Absolutely. अगर ये अभी से ही पता लगे तो weight loss तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि weight loss, because that's the number one thing कि ये इसको बंद कर दें, इसको ठीक करा दें। सही बात है। Because काफ़ी लोगों को फिर end में cirrhosis, end stage liver disease और transplant भी कराना पड़ता है।
So that's very important. तो उन पेशेंट्स को तो हम कहते हैं 6 महीने में या हम भेज देते हैं. एक्चुअली मैं तो वेट लॉस नहीं करती हूँ, पर डॉक्टर आपका तो ऑफिस आई डू रन अ वेट लॉस प्रोग्राम. तो आप जो है अगर ज़्यादा बहुत हो जाए तो कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो उसकी नौबत हो तो आप बेरियाट्रिक सर्जन के पास भेज देते हैं. Yes, या वैसे कोई डाइट प्लान्स हो तो किस डाइट्रिशियन के पास या न्यूट्रिशन या जिस तरह हम लोग एज ए डॉक्टर रन करते हैं उनके पास भेज देते हैं. तो जो लिवर की आपने बात की थी, थोड़ा सा हम प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले हेपेटाइटिस बी और सी इस तरह के पेशेंट भी देखती हैं आप, और देसी तो बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस सी है उनमें आजकल थोड़ा सा उनके बारे में बता दें. Okay, so hepatitis C actually is coming off the face of the world now with the new जो नए दवाई अभी आ रहे हैं और अभी आ गए हैं, and insurances इतने महंगे भी नहीं हैं. तो हेपेटाइटिस सी मेरे ख्याल से कहते हैं कि कई सालों में तो होएगा ही नहीं इंशाल्लाह, जो कि अच्छी न्यूज़ है ये. बहुत अच्छी देसी है. और हमारे पाकिस्तान में भी नीडल शेयरिंग की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस सी इतना ज़्यादा हो गया और उनको पता भी नहीं होता कि हमें हेपेटाइटिस सी है. एंड दे कम इन द लास्ट स्टेज जब वो कैंसर या सिरोसिस के बस खत्म होने वाला होता है. किसी को पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है. यूजुअली फटीग ही है सबसे पहले वाला सिम्टम, फटीग, थकन, एग्जॉस्शन. एंड देन डॉक्टर ने लैब्स करे, अब लैब्स ऊपर आ गए हैं. लैब्स ऊपर, पर यू नो, एंजाइम्स. या दैट्स द जो अगर हाई रिस्क सिम्टम आई मीन है हिस्ट्री कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1990 से पहले, कोई सर्जरी हुआ उस टाइम से पहले, कोई वैक्सीनेशन कभी अल्कोहल, शराब, दारू, उससे तो हेपेटाइटिस सी नहीं होगा. पर अगर हेपेटाइटिस सी है और शराब उसके साथ में, उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा. अच्छा, तो अब आपने ये कहा कि एक नई जो है मेडिसिन आ गई है, इंशाल्लाह. अब पाकिस्तान में आई डोंट नो कि वो मेडिसिन नई आई है या नहीं, लेकिन यहाँ पे है. और अब मेरे ख्याल से है. एक पेशेंट था जो मेरे ख्याल से है. अच्छा, अब ये इंडिया पाकिस्तान में वो मेडिसिन है. तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एक्चुअली हमारे नाजरीन के लिए. अच्छा, जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी है उनको अफेक्ट करेगी या वेरी न्यूली डायग्नोस्ड केसेस? नो, सबको. आई मीन दैट्स द बिग थिंग. इज लाइक ये जो दवाई है, अगर सिरोसिस भी हुआ या पहले जो था, आप तो बहुत अच्छा तरह से जानते होंगे बिकॉज हम साइकाइट्रिस्ट पे भेजते थे, बिकॉज जो इंटरफेरेंट का जो ट्रीटमेंट था, डिप्रेशन, सुसाइडल, बहुत मुश्किल था इसका दवाई. बिल्कुल. अब जो है ये हटा दिया गया है इंटरफेरेंस. तो अब ये जो नई दवाई हैं बहुत आसानी से मुंह से ले सकते हो, कोई इंजेक्शन नहीं है. इसका नाम क्या है? सो बहुत सारे हैं, हार्वोनी, डिफरेंट नेम, ब्रांड नेम्स, बहुत डिफरेंट नेम्स हैं. With आपने कहा ये अफोर्डेबल भी हैं to some extent. Very expensive. अच्छा, ये expensive very expensive, but अब और भी आते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अब कह रहे हैं कि उनके prices कम होते जा रहे हैं. But the good news is कि at least something is out there जो अगर आपको है. It's wonderful talking to you, Dr. चांद. आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दी है. और ये हेपेटाइटिस सी की जो आपने कहा नई मेडिसिन आई है, और इंशाल्लाह हमारी कंट्रीज में भी इसका, वरना यहाँ से इंपोर्ट भी की जा सकती है. सो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. हम हमारे गेस्ट हुए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग. बहुत शुक्रिया आने के लिए. और अगेन हमने अपने नाज़रीन को बताते चलें कि डॉक्टर निशा चांद इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, माहिर जिगर और मैदे के अमराज की. फेयर ओक्स में इनकी प्रैक्टिस है और आप इनको गूगल भी कर सकते हैं डॉक्टर चांद के नाम से. थैंक यू. थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट. बहुत शुक्रिया. और आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे, हमारे साथ रहिए. नाज़रीन, तो वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट द लोकल ग्लोबल. नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदगान ने लोकल ग्लोबल में क्या कुछ भेजा है मुख्तलिफ स्टेट से. तेजी से आगे बढ़ता हुआ सफीर पसंद प्रोग्राम इन लोगों को चौंका दिया है और ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, एक अमन पसंद मुल्क है, और एक सकाफती मुल्क है, और एक दोस्त मुल्क है जो पूरी दुनिया में दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारगी चाहता है. और ये वजह है कि आज पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है. नाज़रीन, आइए देखते हैं दी लोकल ग्लोबल. Z and Fashion brings you Fashion Exhibition 2017 on Saturday 8th April at Hyatt Regency Lyle, Chicago, and Sunday 23rd April at Dallas Plano Marriott. The exhibition will present an opportunity to buy all bridal and semi-bridal dresses, as well as latest formal and casual outfits and eye-catching jewelry. For sponsorship and stall bookings, please call 630-776-9407. See you all on April 8th at Hyatt Regency Lyle, Chicago, and April 23rd at Plano Marriott, Dallas, Texas. हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान.
नाज़रीन आज जी एंड फैशन का यहाँ पे तकरीब है होटल शेरेटन लॉस एंजलिस सेरेटोज में। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे बूथ हैं माशाल्लाह ज्वेलरीज के बुटीक के, और ये एक वाहिद कंपनी है जो कंटिन्यूसली फंक्शन करती है। शहर शहर गांव करिया जाते हैं ये, और आपके लिए नए नए डिज़ाइन ज्वेलरी लेकर आते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं वक़ार साहब से बड़ी खुशनसीबी कहूँगा मैं कि फ़र्स्ट टाइम मुतारिफ़ होने का मौका मिला और आपसे बात करने का भी मौका मिला। और आपने सही कहा, हमारी कंपनी वाहिद कंपनी है अमेरिका में जो इस वक्त 14 जगह बाज़ार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और अपने जो पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं उनको एक ऑन स्पॉट जो है सर्विस मुहैया कर रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतरीन वेंडर्स और ब्रांडेड होटल्स के अंदर हम करते हैं उसमें उन्हें वो चीज़ मिले जहाँ वो फैमिली एटमॉस्फेयर के साथ आके इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ शॉपिंग कर सकें। तो कितने अर्से से कर रहे हैं आप? मुझे 7 साल हो गए वक़ार साहब करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट मिलवाकी से किया था, वहाँ से ह्यूस्टन, डैलस, अटलांटा और सैन होजे और LA और पता नहीं कितने से शहर हैं माशाल्लाह, सब जगह कर रहे हैं। और हर साल हमारे तकरीबन 30 के करीब और 30 से ऊपर इवेंट्स होते हैं, और हर शहर में हमारे 2-3 इस तरह करके हम करते हैं, चलते रहते हैं आपके। जी हाँ, मुसलसल चलते हैं। तो व्हाई यू स्टार्टेड दिस? ये बेसिकली हमारी वाइफ का कॉन्सेप्ट था। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो मैंने कहा लेट्स सपोर्ट यू। मैंने स्टार्ट किया एज ए पार्ट टाइम के तौर पे कि हम अपनी वाइफ को लेके जाएंगे तो मुमकिन है हमारे साथ और भी जो लोग शामिल होंगे उनका ही भला होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहा कि मेरा शौक़ बढ़ता गया। वो दवा सुना होगा क्या, जूं दवा की मर्ज़ बढ़ता गया, तो जैसे जैसे शो बढ़ते गए शौक़ बढ़ता गया। मेजर शो ह्यूस्टन है, डैलस है, शिकागो है और आपके अटलांटा है, साथ में अब ये LA भी हो गया शामिल इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जानते हैं और आते हैं। ये थे जनाब इसरार साहब, जी एंड फैशन के चेयरमैन एंड CEO, जो अर्से दराज से काम कर रहे हैं, और आपको सफ़ीर पाकिस्तान और Jio TV हमेशा उनको प्रमोट करता है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ऐसे शो मुख्तलिफ और शहरों में बढ़ाएंगे और लेकर आएंगे ताकि ख़वातीन को अच्छी शॉपिंग का मौका मिले। शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका, खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। Z and Fashion brings you Fashion Exhibition 2017 on Saturday 8th April at Hyatt Regency Lyle, Chicago, and Sunday 23rd April at Dallas Plano Marriott. The exhibition will present an opportunity to buy all bridal and semi-bridal dresses, as well as latest formal and casual outfits and eye-catching jewelry. For sponsorship and stall bookings, please call 630-776-9407. See you all on April 8th at Hyatt Regency Lyle, Chicago, and April 23rd at Plano Marriott, Dallas, Texas. Chandni Exclusive, North America's one-stop destination in Chicago. Choose from our one-of-a-kind signature designs or meet our expert designers to create a truly unique custom-made bridal dress. Hassle-free, on-site fitting and alterations available with our friendly and professional staff. Chandni Exclusive. Let us make your big day brighter. For more information, call 773-973-6000 or visit chandniexclusive.com. The Human Development Foundation, celebrating 20 years of service. Help make the world more equal. We choose to help people fulfill their dreams because we care. The Human Development Foundation has educated over 13,000 children in their 94 schools. 12,000 adults have learned vocational skills, and over 1.5 million people have benefited from their community health centers. Together, we can change the world. नादीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। नादीन, तो 30 अप्रैल विंडम होटल एनाहाइम में आना मत भूलिए। और हाँ, उस दिन होगा रंगारंग प्रोग्राम, लोगों से मुलाकातें होंगी। आप देखेंगे हमारे पाकिस्तानियों ने कितनी तरक्की की है हर शुबे हयात में, ख्वातीन हो, मर्द हों, बच्चे हों, यूथ हों। तो इस दफ़ा मैन ऑफ द ईयर, बिजनेस मैन ऑफ द ईयर, ग्लोबल वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर, यूथ अवार्ड, पैट्रन इन चीफ,
بہت کچھ جرنلسٹ, انٹلیکچوئل, دانشور اور ہالی ووڈ کی امیزنگ پرسنالٹی از کمنگ ٹو سفیر پاکستان 11th ایوارڈ نائٹ آن 30th اپریل. آپ کی ملاقات اور آپ کی آمد باعث صد افتخار ہوگی. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے.